चाहिए। Pratik, my आवाज is properly audible? Yes, yes, sir. Okay. दो मिनट में और स्टार्ट करते हैं बस। Sure, no issue. मधुर जी करें स्टार्ट। मैं sharing stop करूं तो नहीं? Can you start? Then I can again sharing. हाँ जी हाँ जी। हाँ, मैं स्टॉप करता हूँ, आप स्टार्ट करें तब मैं दोबारा शेयर कर लूंगा। संगम जी मैंने साइन आउट कर दिया है वो ना, आप देख लेना। सॉरी, साइन आउट कर दिया मैंने यूट्यूब। आपका स्टार्ट करते हैं मधुर जी, स्टार्ट करते हैं सेमिनार ना। इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट कीजिए जी। ये आपके नोन है जोसेफ? नहीं सर, पता नहीं ये ऑफर जोसेफ कौन है, ये मेरे को भी डाउटफुल हो रहा है। आप इनको हटा दो। हटा दो ना? हटा दिया। बिकॉज क्या है, आपके जो वेबिनार है ना विदाउट पासवर्ड होते हैं, तो मैक्सिमम पीपल कैन कम विदाउट आइडेंटिटी। तो अनटिल अनलेस आप उनका नाम नहीं पढ़ पाते या पता होता तो उनका एक्सेप्ट नहीं किया करो। वो तो ठीक है, ठीक है। हार्दिक कहते हैं ऑफर इज फ्रेंड आई हैव शेयर्ड। ये हार्दिक के फ्रेंड है आई थिंक। तो मेरे को ये जीएसटी के ग्रुप से मिला था, तो मैंने फॉरवर्ड किया था, तो काफी सारे जन आना चाहते हैं, इसके लिए मैंने लिंक शेयर कर दिया। तो ये ऑफर कौन है, मतलब इंडियन है? ऑफर मेरा फ्रेंड ही है सर, मेरा फ्रेंड ही है, मैंने जिसको ऐड किया ना मैं इसको पहचानता हूं। इंडियन है फॉरेनर है ये? नहीं, इंडियन है, इंडियन है, तो इसका नाम भी ऐसा ही है, ऐसे रखा हुआ है? वैसे रखा हुआ होगा मधुर जी, जैसे कोई अलग नाम रख लेते हैं इस हिसाब से रखा हुआ होगा। वो ज्यूइश है सर, तो थोड़ा तो उनका नाम वैसे ही रहता है सर, उसके लिए वो क्रिश्चियन है, इसके लिए उनका ऑफर है। क्रिश्चियन से कोई दिक्कत नहीं है, आइडेंटिटी मतलब हाँ, नोन है ना? नहीं सर, वो मैंने इसीलिए मैंने तो सर उनको कह दो, वो ज्वाइन दोबारा कर ज्वाइन सकते कर लेंगे। हाँ, उनको कह दो वो ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं, मैंने अपनी क्या है एलएलबी के ग्रुप पे भी मैंने शेयर की है। अच्छा किया वो तो आपने, वो तो कोई बात नहीं। हाँ, इसके लिए एक्चुअली आइडेंटिटी नोन होनी चाहिए। हाँ, यस सर, मैं बोल देता हूँ उनको। बोल दो। जोशी जी नमस्कार। स्टार्ट करते हैं सर अपना हम सेमिनार आज का। मधुर जी। हाँ जी करो, स्टार्ट करो। आज का हमारा टॉपिक है द डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास एक्ट
2020। इसके अंदर हम क्वेश्चन आंसर भी जो है इंक्लूड करेंगे। मैं आपको संगम अग्रवाल जी के बारे में बताता हूँ। सीए संगम अग्रवाल जी did his graduation BCom honors from Delhi University in 2007. He is a fellow member of ICI. He has done his LLB in 2014. He worked with IFCO Tokyo General Insurance Company Limited during 2010-11. Currently, he is a managing partner with Ash and Company. He is also qualified DISA from ICI along with certification course in concurrent audit from ICI. He has also co-opted member of corporate and allied laws and corporate governance. वीडियो ऑडियो में इशू है सचिन जी की शायद ना। यस सचिन जी को मैंने नेट स्लो है उनका। आप शुरू कीजिए संगम जी मेरे रिकॉर्डिंग ना। हाँ सचिन जी आते रहेंगे, ऑलरेडी 4:10 हो चुके हैं। Thank you, Madhur ji. Thank you very much. I also express my sincere thanks to CA Madhur Bansal ji and CA Behar ji to provide me this opportunity to share this knowledge among our professional colleagues, especially CA students and CA friends. Friends, today our topic is basically Direct Tax Vivad Se Vishwas Act 2020. Friends, as name suggests, it is 2020. So friends, we need to play a game of 2020 today so that we can understand the complete act in 1.5 hours, including the questions of all the participants. Friends, it's a very relevant act and provide lot of opportunity for our professional fraternity. As after lockdown, we have looking for a new opportunity to work, and friends, this is going to be one of the very biggest opportunity for our professional. Friends, if I say in general terms, around there is a 9 lakh crore rupees are stuck under this appeals with the income tax, and appeals are generally pending with CIT appeals, ITIT, High Court, Supreme Court, and total number of appeals are around 4.83 lakh appeals are pending, and amount involved is around 9.32 lakh crore. Friends, if I say this 9 lakh crore rupees, the fiscal deficit of financial year 1920 was around 7 lakh crore rupees. So friends, you can understand the amount stuck under this scheme is more than that. So friends, if 50% of that amount is collected through this scheme, then friends, its scheme is going to be accomplish all the dream of the government. So friends, this is one of the very important scheme to understand for the assessee, those who are under appeal. Friends, before going for this act, I would like to know some keywords. If there is a dispute, there is a solution. जहां पे विवाद है वहीं पे समाधान है। जहां पे कोई विवाद है आपका तभी कोई सोल्यूशन मिलेगा आपको। अगर आपको कोई विवाद नहीं है तो कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, ये हमारे आज के कीवर्ड है जो हम पूरे सेशन के अंदर डिफरेंट लेवल पे हम इसको समझेंगे कि कीवर्ड कैसे है और कैसे इसका इम्प्लीकेशन होता है। Let's go to the next point. What is the importance? That second point is timely revenue generation. Friends, as you know that जो 9 लाख करोड़ रुपए हमारा गवर्नमेंट का फंसा हुआ है एसएससी के इन बिटवीन। एसएससी कहता है मुझे पैसा नहीं देना, डिपार्टमेंट कहता है आपको पैसा देना है, तो उसकी वजह से क्या है, बहुत सारे डिपार्टमेंट का पैसा टाइमली उसको मिल नहीं पाता और डिपार्टमेंट उससे वेलफेयर के काम नहीं कर पाता। सो गवर्नमेंट वांट कि अप टू ए सर्टेन लेवल एक स्कीम एक डेट तक हम जितने पुराने आपके डिस्प्यूट है उन सबको क्लोज कर दिया जाए, जिससे कि हम फ्रेश स्टार्ट कर सके, एक नई स्टार्ट कर सके और सारे डिस्प्यूट पुराने क्लोज हो जाए। तो टाइमली जनरेशन ऑफ रेवेन्यू इज वन ऑफ द बिगेस्ट मोटो ऑफ दिस एक्ट। Second, friend, there is a resource and energy. Friends, as you know that when we file an appeal, being a SSC, we need to hire an advocate or chartered accountant. After that, they litigate the matter. Hearing होती है, उसके बाद order बनता है, उसका appeal effect लेना होता है. So it is a very long process. And for department point of view also, department also have DR, also have judiciary. So there is too much cost involved or resource in the complete litigation process. So friends, there are three main motto: to recover all outstanding, to recover current revenue, to save the cost of the department and SSC as well. So friends, this is a very important part of this scheme.
to what are the actual purpose of this scheme. So friends, these 3 bullet points are very important to understand this scheme. Until unless we don't understand the purpose of any act, it is difficult to understand what the act actually says. So friends, these are 3 purposes of this act. Let's move further. So friends, as in every act there is a one timeline. So friends, in this act the important timeline is 31st January. So friends, up to all the appeal which are pending up to 31st January, which called as live appeal. So friends, as I told you earlier, where there is a विवाद, there is a solution. So friends, विवाद कब होगा? जब आपका और डिपार्टमेंट का व्यू डिफरेंट होगा. That means you are under appeal. अगर फ्रेंड एक बार एक ऑर्डर पास हो चुका है, उसके अगेंस्ट आप अपील में नहीं है, that shows कि you are not under dispute. So we can say कि मैटर सॉल्व हो चुका है ऑलरेडी, मैटर डिस्प्यूट के अंदर नहीं है. तो फ्रेंड्स, इस स्कीम के अंदर, इसी एक्ट के अंदर वही एसएससी जा सकते हैं जिनका मैटर लाइव है, उनकी अपील लाइव है. तो उसकी कट ऑफ डेट क्या है? बेसिकली 31 जनवरी 2020. जिस भी एसएससी की या डिपार्टमेंट की कोई भी अपील इस डेट को आउटस्टैंडिंग है, पेंडिंग है, वो इस वाले एक्ट के अंदर आ सकते हैं. और फ्रेंड्स, अपील कहाँ का पेंडिंग हो सकती है? अपील हमारी सबसे फर्स्ट होती है अपीलेट अथॉरिटी, सीआईडी अपील, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील, जिसके यहाँ पे आप असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को चैलेंज करते हैं. उसके बाद है हमारा डीआरपी. डीआरपी भी वो जिन्होंने फाइनल ऑर्डर पास नहीं किया है. सेकंड है हमारा रिवीजन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 264. नेक्स्ट है हमारा आईटीआईटी. हम सीआईटी के ऑर्डर के अगेंस्ट आईटीआईटी में जाते हैं, फिर हम आईटीआईटी के ऑर्डर के अगेंस्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं. तो फ्रेंड, जनरली ये हमारी 6 तरह की अथॉरिटी है जहां पे कोई ना कोई हमारी अपील पेंडिंग हो सकती है. सीआईटी अपील, डीआरपी, रिवीजन अंडर सेक्शन 264, आईटीआईटी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट. तो फ्रेंड, जो भी अपील यहाँ पेंडिंग होगी एज ऑन 31 जनवरी 2020 आर एलिजिबल अंडर दिस एक्ट. फ्रेंड्स, मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा, ये अपने आप में एक ऐसी स्कीम आई है जिसमें आपके जितने भी पुराने मैटर्स हैं कैन वेरी इजीली कवर अंडर दिस स्कीम, और आपको उस सारी दिक्कतों से छुटकारा मिल सकता है. एक तरह से इन शॉर्ट अगर मैं आपको एक देसी भाषा में कहूँ कि आपकी जो भी पुरानी दिक्कतें हैं, आपको सिर्फ टैक्स का अमाउंट जमा करना है, इंटरेस्ट और पेनल्टी आप पे माफ कर दी जाएगी और आपको सबसे छुटकारा मिल जाएगा एक तरह से. तो दिस इज वन ऑफ द गेम चेंजिंग स्कीम फॉर इनकम टैक्स स्पेशली. फ्रेंड्स, ये डिपार्टमेंट के माइंड में स्कीम आई कैसे? अभी लास्ट ईयर डिपार्टमेंट ने इंडायरेक्ट टैक्स में स्कीम लेके आया, सबका साथ सबका विश्वास. तो उसके अंदर अराउंड 1.4 लाख करोड़ रुपीस की डिमांड थी बेसिकली. तो उसमें 33% अराउंड 40,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने रिकवर किया. देन दे मोटिवेट कि अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसी कोई स्कीम लेके आ सकते हैं, तो अगर डायरेक्ट टैक्स में ऐसी कोई स्कीम लाएंगे, वहां तो जो आउटस्टैंडिंग डिमांड है वो 9 लाख करोड़ की है, तो वहां पे तो ज्यादा अच्छा हमको सक्सेस मिल सकता है. तो उसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने ये स्कीम लेके आए जिससे कि ज्यादा अमाउंट जो लिटिगेशन में फंसा हुआ है उसकी रिकवरी की जा सके. तो नेक्स्ट मूव फ्रेंड, अपील में भी अगेंस्ट, कि अपील किस चीज के अगेंस्ट हो सकती है. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना समझना बहुत जरूरी है कि अपील किस चीज की हो जिसके अगेंस्ट हम स्कीम में जा सकते हैं. जैसे डिस्प्यूटेड टैक्स. फ्रेंड्स, इसको ना यहीं पे समझ लें जिससे मैं आगे समझने में दिक्कत ना हो कि डिस्प्यूटेड टैक्स क्या होता है. सपोज एक असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 143 का ऑर्डर पास किया, उसके अंदर उसने हमारी डिमांड निकाली. फ्रेंड, जनरली कुछ डिमांड निकलती है 143 के ऑर्डर के अंदर. एक आपकी इनकम होती है, उसको आपकी इनकम में ऐड किया जाता है, जॉब रिटर्न इनकम होती है आपकी, उसके ऊपर आपका इनकम टैक्स, इंटरेस्ट और साथ में पेनल्टी को इनिशिएट किया जाता है. तो फ्रेंड, यहाँ पे डिस्प्यूट टैक्स का मतलब है जो भी असेसिंग ऑफिसर ने एडिशनल इनकम ऐड करी है आपकी रिटर्न इनकम के अंदर, उस पर जो भी आपका टैक्स बनता है, चाहे वो 30% है या आपका जो भी रेट है, स्लैब रेट है, उसके हिसाब से उसको बोला जाएगा यहाँ पे डिस्प्यूटेड टैक्स. और फ्रेंड, जो आपका 234B का और सी का इंटरेस्ट है उसको इंटरेस्ट बोला जाएगा. और जो 271C की पेनल्टी है या 271 की पेनल्टी है, वो पेनल्टी क्या है? अभी लेवेबल है, अभी लगी नहीं है, अभी इनिशिएट हुई है, असेसिंग ऑफिसर ने इनिशिएट करी है, आपको शो कोड इशू होगा, उसके बाद वो पेनल्टी इंपोज होगी आपके ऊपर. तो फ्रेंड, अगर हम स्कीम में जाते हैं और अपना जो मेन टैक्स है डिस्प्यूटेड टैक्स अगर उसको हम जमा करते हैं, तो इंटरेस्ट और पेनल्टी से हमको वेव ऑफ मिल जाएगा कंप्लीटली. अगर इसके और भी हम चीजें समझेंगे कैसे कैसे हमें चीजें, और उसके अंदर और कॉम्प्लेक्सिटी कैसे आएगी. हमने बहुत सारे Q&A रखे हैं इसके अंदर, और 55 Q&A है, उससे हमें समझ आएगा कि क्या क्या इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस हैं. सेकंड फ्रेंड, डिस्प्यूटेड इंटरेस्ट, चार्जेबल और चार्ज. ऐसे आपको बताया मैंने 234B और सी का जो इंटरेस्ट है आपका, वो इंटरेस्ट हो गया. इसके अलावा टीडीएस का, लेट डिपॉजिट का, शॉर्ट डिपॉजिट का इंटरेस्ट होता है, वो इसमें कवर हो गया आपका. इसके अलावा डिस्प्यूटेड पेनल्टी 270A की, 271C की पेनल्टी
जो लग चुकी है, जो लगने वाली है, दोनों इसमें कवर हो गई। इसके अलावा आपकी लेट फाइलिंग ऑफ टीडीएस रिटर्न, डिस्प्यूटेड फीस, वो इसके अंदर कवर हो गई। इसके अलावा डिस्प्यूटेड टीडीएस और टीसीएस, सपोज आपने 194 सी में टीडीएस काटा 2% का, डिपार्टमेंट कहता है बनी तो 194 जे में टीडीएस कटना चाहिए आपका 10% का। तो अगर ऐसा कोई डिस्प्यूट है, शॉर्ट डिडक्शन है आपके टीडीएस की, वो सारे पॉइंट इसमें कवर हो जाएंगे। तो अगर इन 5 पॉइंट के अगेंस्ट आपकी अपील है तो आप इस स्कीम में आने के लिए एलिजिबल हैं। नाउ गो फर्दर फ्रेंड्स, नाउ फर्दर अंडरस्टैंड द एलिजिबिलिटी कंडीशंस कि इस एक्ट के अंदर आने के लिए क्या क्या कंडीशंस है। फ्रेंड इस वाले एक्ट को ना इनकम टैक्स एक्ट के साथ रखा गया है। बेसिकली इट इज नॉट पार्ट ऑफ इनकम टैक्स बट इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ इनकम टैक्स। कि आपको जो भी इनकम टैक्स में अपील है वो इसके सेपरेट एक्ट बना के इसमें आपको उसका रिलीफ दिया गया है। जैसे आपको मैंने पहले बताया कि आपकी अपील 31 जनवरी या उससे पहले आपकी अपील पेंडिंग होनी चाहिए। ओके, आपने जो अपील फाइल करी हो 31 जनवरी से पहले फाइल कर दी हो या 31 जनवरी को फाइल कर दी हो। अब फ्रेंड एक इसमें ऑप्शन आता है कि सपोज किसी को 15 जनवरी को ऑर्डर मिला, अब उसमें अपील फाइल करने के 30 डेज का टाइम होता है। तो अगर उसको उसके अपील फाइल करने का टाइम 31 जनवरी को एक्सपायर नहीं हुआ है, इवन देन he can come under this act and avail the benefit of this scheme. So friends, एक वो जो अपील फाइल हो चुकी है, एक वो जो अपील फाइल होने का टाइम इसका एक्सपायर नहीं हुआ है अप टू 31 जनवरी, they are also eligible to come under this scheme. Next friend, case pending before DRP as of 31 जनवरी, कि वो वाले केसेस जिसमें डीआरपी ने भी ऑर्डर पास नहीं करा है, जो पेंडिंग है डीआरपी के पास, तो वो वाले केसेस भी आपके इस एक्ट के अंदर आ सकते हैं। नेक्स्ट, केसेस वेयर डीआरपी इशू डायरेक्शन on or before 31 January but no final order passed. But I also told you earlier slide, अगर DRP ने इंस्ट्रक्शन फाइल करी है, डायरेक्शन फाइल इशू करी है, फाइनल ऑर्डर पास नहीं किया है अप टू 31 जनवरी, तो दे कैन कम अंडर दिस स्कीम। नेक्स्ट फ्रेंड, केसेस वेयर एसएससी फाइल रिविजन एप्लीकेशन 264 on or before 31 January, so they are also eligible to come under this scheme. And friend, there is another very important part of search cases. In friend, original scheme search cases are not eligible to come under this scheme, but government had made amendment under scheme and allow those search cases whose total demand outstanding is 5 crore. अगर आपकी टोटल डिमांड 5 करोड़ की है सर्च के अंदर फॉर वन पर्टिकुलर ईयर, you are eligible to come under this scheme, and under this scheme your interest or penalty will completely waive off. So friend, it is a very good scheme for search cases also. फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा, जो जनरली सर्च केसेस होते हैं, जिस साल आपकी सर्च होती है उस साल का केस तो आपका 143 में होता है, तो उसमें 5 करोड़ की आपकी लिमिट नहीं लगेगी। जिस साल आपकी सर्च हो उससे पहले के 6 साल जो होते हैं आपके, वो आपके 153 में ओपन होते हैं जनरली, तो इसलिए उस पे 5 करोड़ की लिमिट लगेगी। और लिमिट ये पर एसएससी पर असेसमेंट ईयर की है, ऐसा नहीं कि सारे असेसमेंट ईयर को ऐड करके इसको देखा जाएगा, इसमें एवरी असेसमेंट ईयर को अलग अलग तरीके से देखा जाएगा इसके अंदर। Now next, duration of the scheme, friend. As when we know that up to 31st March we are required to opt for the scheme, but due to COVID-19, government has extended its date. Now its new date is 30th June 2020. So friend, we are allowed to apply up to 30th June, and if we apply up to 30th June, we are required to pay X amount, and after 30th June we are required to pay X plus something. We will discuss a bit what is the X and what is something amount in next slide. Firstly, the due date of filing application is 30th June. It is important to know us. And friend, there is no closure date. Earlier there is a closure date in it also. First is 31st March and last is 30th June. So the date of 31st March extended to 30th June, and there is no closure date yet announced. Because friend, as you know that the impact of COVID-19 is increasing day by day. So government has not yet prescribed or announced the closure date. Might be this date, and the closure date will also be further notified after the less impact of COVID-19. So let's move on the payment term, friends. It is very important to understand to all the professionals so that we can guide our assessees and motivate them to come under this scheme so that they can take the benefit. Friends, in my professional career, I never see this kind of lucrative scheme where you are only required to pay tax amount, you are not required to pay interest and penalty. Friends, suppose there is an assessment made under section 148. Generally 148 made after 6 years only. So after 6 years when order is passed, the interest part is sometime more than the income tax part on the order.
So friend, if we come under this scheme, you are not required to pay a single penny under as a head of interest. So friend, it is important to know what amount we are actually required to pay, so that we can make understand our assessees, our client, our businessmen, so that they come forward and come under this scheme and take the benefit. So friends, if we are making payment up to 30th June, so we are required to pay 100% distributed tax. But I already taught you what is a disputed tax. As in order 143.3, the tax on the income tax part. Whatever income tax charge on the income part, that we call disputed tax. So friend, in this case, if we pay up to 30th June, we have to pay 100% of tax. In case of search, we are required to pay 125% of disputed tax. Because friends, government things, see, in case of search, they are required to do extra manpower, extra intelligence based upon that they do searches. So they are required some additional amount for search cases. And friend, in case of other than disputed tax, where penalty under section 234E, short deposit of TDS, late deposit of TDS, that interests are applicable. In that case, we are only required to pay 25% of disputed penalty. So friend, it is a very welcome step by the government. They are just charging 25% amount of penalty or interest and waiving off the remaining part of the interest and penalty. Friends, I would like to know you that here interest doesn't mean 234B and C interest. Here interest mean for the late deposit of TDS. Generally, when we late deposit our TDS, that time we are required to pay interest. So they are talking about that interest only. And those penalty on which we have not filed the appeal based on the original assessment order, and assessing officer pass our penalty order and we are in an appeal for the penalty part only. In that case, we are required to pay 25% of penalty. If we are already appeal for against the original order, in that case, we are not required to pay any amount for the penalty or interest. Now, friend, this is the one type of thing कि assessee can go into appeal. There is another thing also possible. So firstly discuss what will be after 30th June. So friends, if we make our payment after 30th June, then we are required to pay additional 10%. Before we are required to pay 100%, and after 30th June we are required to pay 110%. 10% additional of disputed tax. Or in case of search, again it is from 125% to 135%. And friends, in case of dispute penalty and fees, earlier it was 25%, and in case of after 30th June, it is 30%. So friend, this is the amount which we are required to pay under this scheme. Now if I understand from department point of view, as I told you, appeal can be filed by both assessee as well, department as well. So this is the amount where appeal is pending at the assessee part. Now come on the part of the department, if department are under appeal. So friend, in this case, if we are making payment up to 30th June, that in that case we are required to pay 50% of the disputed fees and 62.5% of the search cases, and in case of penalty it is 12.5%. In case of assessee penalty it is 25%. In case of department in appeal it is 12.5%. Now go further. In case of we are making payment after 30th June, then additional 5% we are required to pay. In case of disputed tax, it is 55%. In case of search, it is additional 5%. It is 67.5%. And in case of disputed penalty and fees, it is 15%. So friend, this is the amount which we are required to pay. Now friend, let's understand with an example, and we will take this example in the further slide also to understand this scheme better. Friends, in our example, assessing officer pass the order and make 3 additions. Okay, and for all those 3 additions, we are under appeal for 2 addition only, A, B, C. We have 3 kind of additions, A, B, C. For addition A, we accepted being assessee, and for addition B and C, we filed the appeal before CIT appeal. Now in CIT appeal, CIT give benefit relief for addition number B, and he sustained addition number C. That means for addition number B, assessee got the relief, and for addition number C, department got the relief. Okay. In that case, if assessee come under this scheme, he has to file 2 applications. Okay, friends. How? For addition of A, no immunity available. He has to pay tax, interest, and penalty on the addition A. For addition B part, in which he get the favorable order from the CIT appeal, in that case, he is required to pay 50% of the tax. And in another case, in which
department got the favorable order in which assessee lost. In that case, in addition C, he is required to pay 100% of distributed tax. Hope I am clear, friend. In this case, we are required to make two different applications, one for the department appeal and one for the your appeal. But sometimes people ask the question, sir, we are not aware whether department in appeal or not. So government say in all the appeal in which you are successful, that means department may go to the appeal. Sometimes friends, department can go also in appeal after the prescribed time, because generally we in our practical life we see department file a condonation, and condonation or bill is very much expected in case of department. So if you lost any case, so there is a very high chances until unless that it is not matter of quantum. And as we know that there is some prescribed limit, after that limit only department can file the appeal before ITAT, before CIT, or before High Court only. If matter is under quantum, so there is no need to file the appeal, because department cannot go appeal in that case. So we can say the appeal is not pending with the department. But in case in which quantum is more than the prescribed limit, in which department can go into the appeal, in that case we can take the benefit of this scheme and pay 50% of disputed tax and get the relief from interest and penalty. So let's move further. But there is some exclusion under the scheme also. First scheme, friend, in such cases where demand is more than 5 crore. As I told you, वो सारे केसेस जिसके अंदर सर्च हुई है और जिसके अंदर डिमांड 5 करोड़ से कम की है, वो तो इस स्कीम के अंदर आ सकते हैं. लेकिन वो जिनकी डिमांड 5 करोड़ से ज्यादा की है, फॉर each assessment year, they are not eligible to come under this scheme. Now next move, friend. Case pending before CIT appeal in respect of which notice of enhancement under section 251 has been issued on or before. Although friend, ये वाला पॉइंट हमारा नई स्कीम में चेंज हो चुका है. अगर CIT ने एनहांसमेंट का ऑर्डर भी पास करा है, अगर CIT ने एनहांसमेंट का ऑर्डर भी पास करा है, तो SIC के पास ऑप्शन है वो एनहांस वाले ऑर्डर के ऊपर डिस्प्यूटेड टैक्स जमा करा दे और इंटरेस्ट और पेनल्टी उसकी माफ हो जाएगी. इन ओरिजिनल स्कीम फ्रेंड, ये इसमें एक्सक्लूजन थी कि अगर CIT ने एनहांसमेंट का ऑर्डर पास कर दिया है तो उस केस के अंदर आप स्कीम में नहीं जा सकते हैं. बट जो अब मॉडिफाइड रिवाइज स्कीम आई है उसके अंदर इसको अलाउ कर दिया गया है. बस कंडीशन क्या है उसके ऊपर, जो CIT ने एनहांस ऑर्डर दिया है उसके ऊपर उसको डिस्प्यूट टैक्स जमा कराना पड़ेगा 100%. इससे फ्रेंड एक बड़ा अच्छा पॉइंट दिया गया है डिपार्टमेंट की तरफ से कि आप लेटर ऑन, एक बार आप स्कीम में आने के बाद, डिमांड जमा करने के बाद, आप बाद में ये नहीं कह सकते कि मेरी जो गलत डिमांड जमा होगी मेरे को रिफंड चाहिए उस केस के अंदर. तो देयर इज नो ऑप्शन अवेलेबल टू कंटेस्ट एनी मिस्टेक कि सर मेरी तो पहले ये मिस्टेक हो गई थी तो अब मैं स्कीम में वापस स्कीम से बाहर जाना था, मैंने पैसे वगैरह मुझे रिफंड चाहिए. तो गवर्नमेंट ने बोला कि एक बार आप स्कीम में आ गए, आपका फाइनल ऑर्डर पास हो गया, देन यू कैन नॉट कंटेस्ट सच ऑर्डर एट एनी फॉर्म ऑफ अपील. इवन आप उसके अगेंस्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल नहीं कर सकते, एक बार फाइनल हो गया वो आपका ऑर्डर. एंड फ्रेंड्स, देयर इज ए डिस्प्यूट पेंडिंग बिफोर AR रूलिंग. And let's understand कि AR होता क्या है friend. Generally in case of non-resident, we apply for AR for a stand. कि sir this income is chargeable to tax or not, or what are the rate of tax is applicable. तो generally friend जो भी आपका dispute pending है अभी AR के पास, तो वो वाले केसेस हम अभी इस स्कीम में फाइल नहीं कर सकते. एंड उसका रीजन भी बड़ा लॉजिकल है. अगर अभी मैटर ही पेंडिंग है तो डिस्प्यूट ही क्रिएट नहीं हुआ अभी. तो जब AR अपना ऑर्डर पास करेगा उसके बाद ही डिस्प्यूट क्रिएट होगा. सपोज वो AR ने जो ऑर्डर पास किया वो हमारे फेवर में है तो डिपार्टमेंट डिस्प्यूट में जाएगा उस केस के अंदर. अगर वो हमारे अगेंस्ट है तो मैं हाई कोर्ट में उसके आगे रिट्वीशन फाइल करूंगा, मैं डिस्प्यूट में जाऊंगा. तो अगर तक ऑर्डर पास नहीं हुआ दैट मीन कि मैटर अभी डिस्प्यूट के अंदर है ही नहीं, तो इसलिए उसके अपील फाइल होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अभी. तो अगर वो अपील नहीं है तो इसका मतलब वो डिस्प्यूट अभी लाइव नहीं है, और डिस्प्यूट लाइव नहीं है तो हम इस वाली स्कीम में नहीं आ सकते उसके लिए. नेक्स्ट मूव फर्दर. When there are some silent feature of the scheme also, as I told you कि in any case refund is not allowed. Okay, but friends suppose as I told you in earlier example कि अगर मेरा 143 का ऑर्डर पास हुआ है, मैंने पीस ऑफ माइंड के लिए जितना भी उस पर टैक्स और इंटरेस्ट बनता था जमा करा दिया और अब मैंने अपील फाइल कर दी है और अपील मेरी 31 जनवरी को अपील पेंडिंग है तो मैं स्कीम में आने के लिए एलिजिबल हूँ. तो फ्रेंड अब मैं इस स्कीम के अंदर जो मैं ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका हूँ उस केस में मुझे उसका क्रेडिट मिल जाएगा, चाहे वो टैक्स का भी हो इंटरेस्ट का भी है. और जो मैंने इंटरेस्ट एक्सेस जमा कराया है
उसको मैं क्या कर सकता हूँ, रिफंड ले सकता हूँ। तो फ्रेंड दैट अमाउंट इज एलिजिबल टू गेट ए रिफंड। उसके अलावा फ्रेंड आपने कोई भी अमाउंट टीडीएस का, टीसीएस का, या आपने कोई एडवांस टैक्स जमा कराया है, कोई भी सेलमेंट टैक्स जमा कराया आपने, तो सारा का सारा आपको क्रेडिट पूरा का पूरा अलाउ होगा। अभी हम फॉर्म देखेंगे तो फॉर्म नंबर 1 के अंदर देयर इज ऑप्शन टू फिल ऑल द डिटेल्स कि ये हमारे टैक्सेस हैं। तो जितना भी आपने पहले टैक्स जमा कराया, इवन आपने स्टे लेने के लिए 20% टैक्स जमा कराया है, उसका भी आपको पूरा ही क्रेडिट आपको अलाउ किया जाएगा। तो उसमें कुछ भी आपका एक्सेस बनता है वो आपको विदाउट इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 244 है आपको इंटरेस्ट अलाउ किया जाएगा। बट एक बार स्कीम के अंदर आने के बाद आपने कोई टैक्स जमा कराया है, वो बाद में आपको किसी भी हालत में रिफंड नहीं मिलेगा। नाउ आई ऑलरेडी डिस्कस रिफंड पॉइंट कि आपको रिफंड नहीं मिलेगा किसी पॉइंट के अंदर। और फ्रेंड इट इज कॉल्ड द रेजिडुअल प्रोविजन कि गवर्नमेंट ने अपने पास कुछ पावर रखी हुई है कि इन केस कुछ उनको ऐसी स्कीम में कुछ डिफिकल्टी लगती है तो उसके अपने रूल्स लाके उसको क्लियर कर सकती है। इट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। एंड फ्रेंड सम एक्सक्लूजन आल्सो लाइक प्रोसिक्यूशन केसेस, in those cases in which prosecution is already launched, so in that cases we cannot come under this scheme. And friend some other point like a undisclosed foreign income, when as government thinks based upon some exercise they have identified some income which are some there are some income they have traced and identify some foreign entities, some Indian entities who are maintaining their foreign income outside India. So based upon that information, they have made some assessment. So friend, so those whose undisclosed foreign income outside India, they are also not eligible to come under this scheme. And based upon treaty, when India and other country have some treaties in that they exchange the information. इंडिया वाले शेयर करते हैं नॉलेज की उनकी कौन कौन से रेजिडेंट जो बाहर के रेजिडेंट है उनके इंडिया में अकाउंट है, उनकी क्या इंडिया में इनकम है। इन सेम मैनर जो बाहर की कंट्रीज है वो भी इशू कर शेयर करते हैं इन्फॉर्मेशन की इंडियन सिटीजन के कहाँ बाहर अकाउंट्स है। तो उसके बेस पे कोई डिमांड बनी है, कोई ऑर्डर पास हुआ है, दे आर आल्सो नॉट एलिजिबल टू कम अंडर दिस स्कीम। तो फ्रेंड इसके अलावा कोई और आईपीसी की जो अनलॉफुल एक्टिविटी के मैटर है, एनडीपीएस का मैटर है, आपका पीएमएलए का मैटर है, दे ऑल आर आल्सो नॉट अलाउड टू कम अंडर दिस स्कीम। मतलब उन सब क्राइम्स को गवर्नमेंट थोड़ा बहुत सीरियसली एंटरटेन करना चाहती है, इसलिए उनको इसको बेनिफिट नहीं दिया गया स्कीम के अंदर। ये फिर मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि हमें अगर डिपार्टमेंट अपील में अगर आपका तो उस केस में आपको 50% टैक्स पे करना है डिस्प्यूटेड फीस का। दैट मीन कि वो अपील एसएससी की फेवर में डिपार्टमेंट के अगेंस्ट है, तभी डिपार्टमेंट उसमें अपील में गया होगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड फ्रेंड। सपोज फ्रेंड एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारा सपोज हमने जो रिटर्न फाइल करी उसमें 20 लाख रुपए का लॉस था। एसएससी कमीशन ने हमारे क्या कि 5 लाख रुपए की इनकम ऐड कर दी। अब 5 लाख रुपए की इनकम ऐड करने के बाद हमारा नेट लॉस हो गया जो कैरी फॉरवर्ड हुआ सिर्फ 15 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का एडिशन होने के बाद। अब फ्रेंड सपोज करो ये जो एडिशन है ये मेरी 6 साल पहले की 148 की है। 148 की एडिशन होने की वजह से क्या है फ्रेंड, अब क्या होगा इसमें जस्ट मिनट 148 के एडिशन होने की वजह से मैंने नेक्स्ट ईयर में 20 लाख रुपए से कैरी फॉरवर्ड करके उसको यूटिलाइज कर लिया। केस तो मेरा बाद में ओपन हुआ। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे आपको एक बेनिफिट दिया। गवर्नमेंट ने क्या बोला आपको कि जो 5 लाख रुपए का लॉस है आपका, आप उसके ऊपर नोशनल टैक्स जमा कर दो और पूरे 20 लाख रुपए को कैरी फॉरवर्ड कर लो और आगे आपने यूज कर लिए, दैट्स फाइन। या फिर जो आपको कैरी फॉरवर्ड करना है 15 लाख को कैरी फॉरवर्ड कर लो, 5 लाख का जो टैक्स बनता है उसको जमा कराने की जरूरत नहीं है, जो लॉस आपका कंज्यूम हुआ है उसको मान के आपका इंटरेस्ट पेनल्टी वेव होगा आपके लिए। तो उन दोनों ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है कि हमें दोनों में से कौन से ऑप्शन को ऑप्ट करना है। हम उस पर नोशनल टैक्स जमा करा के पूरे अमाउंट को कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, जो कि 140 जिसकी 148 में ऑर्डर हुआ है उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दूसरे केस के अंदर जिनका 143 में हुआ है, जिनका भी वो लॉस फर्दर आगे कैरी फॉरवर्ड एडजस्ट नहीं हुआ है, वो लोग क्या कर सकते हैं, बेसिकली जो लॉस कम होने के बाद फाइनल लॉस बचेगा उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने काफी समझदारी से स्कीम बनाई है ये वाली, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो गवर्नमेंट ने रिलैक्स दिया है एसएससी को। फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंट है आपका टीपी का। फ्रेंड टीपी में क्या होता है आपका, टीपी के अंदर कि दो तरह की एडजस्टमेंट होती है, एक होती है प्राइमरी एडजस्टमेंट, एक होती है सेकेंडरी एडजस्टमेंट। प्राइमरी एडजस्टमेंट और सेकेंडरी टीपी में दो तरह की एडजस्टमेंट होती है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आपका ऑर्डर पास हो चुका है प्राइमरी एडजस्टमेंट के बेस पे और आप उसके बाद स्कीम में आए, आप स्कीम में आने के बाद जब आप स्कीम में आ गए हैं और आपको फाइनल ऑर्डर पास हो गया स्कीम के अंदर, उसके बाद एओ के पास राइट रहेगा वो आपकी सेकेंडरी एडजस्टमेंट कर सकता है।
अब फ्रेंड सेकेंडरी एडजस्टमेंट क्या होती है, वो एक अलग मैटर समझने का, और तो हमें टाइम की कमी है, हम उसको डिटेल में एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, बट लेकिन जो भी हमारी टीपी सेकेंडरी एडजस्टमेंट होती है, उसकी एओ के पास पावर रहेगी, वो उसको बाद में भी एडजस्टमेंट उसकी कर सकता है। अगर कोई मुझसे Q&A पूछेगा तो then I will explain the second adjustment also if people are interested to know. So friends, as I told you कि we are required to file some form under this scheme. तो फ्रेंड यहाँ पे 5 फॉर्म फाइल करने हैं, फॉर्म नंबर 1 और फॉर्म 2। ये दोनों फॉर्म फ्रेंड ऑलरेडी लाइव हो चुके हैं जो हमारे इनकम टैक्स पोर्टल पे है, जो एसएससी को फिल करने हैं फॉर्म। इसके बाद क्या होगा, फॉर्म 3 डिपार्टमेंट इशू करेगा, उसके अंदर वो आपको बताएगा कि फाइनल इतना अमाउंट टैक्स का आपको जमा करना है। फिर एसएससी को फॉर्म नंबर 4 देना है, फिर इंटीमेशन ऑफ पेमेंट कि फॉर्म नंबर 3 के अंदर जो अमाउंट उसने बताया था उतना अमाउंट हमने जमा कर दिया है बेसिकली, तो फॉर्म नंबर 4 होगा हमारा बेसिकली वो। उसके बाद डिपार्टमेंट फॉर्म नंबर 5 इशू करेगा, वो हमारा क्या होगा, फाइनल ऑर्डर होगा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का कि जी आपका इतना अमाउंट ड्यू था, इतना अमाउंट पे हो गया, नाउ नथिंग इज ड्यू एट योर पार्ट। तो दीज आर बेसिकली फॉर्म नंबर 1 to 5। फ्रेंड मेन तो फॉर्म नंबर 1 है जहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन भरनी है, वो दैट इज वेरी क्रिटिकल एंड इंपॉर्टेंट। फॉर्म नंबर 2 तो कुछ नहीं है, अंडरटेकिंग है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो ट्रू एंड करेक्ट है, वो 4 और 5 लाइंस की है। जब ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तो फॉर्म नंबर 2 में बहुत कुछ भरने वाला नहीं है, उसमें सिर्फ आपको नाम भरना है और आपको पैन नंबर भरना है अपना, बाकी मेन इंफॉर्मेशन आपको फॉर्म नंबर 1 में भरनी है। फॉर्म नंबर 1 अपने आप में एक बड़ा लेंथी फॉर्म है, जिसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन ली जाएगी और उस इंफॉर्मेशन के बेस पे आपको फॉर्म नंबर 3 इशू किया जाएगा। मैं आपसे शेयर करता हूँ कि कैसा फॉर्म खुलता है। फ्रेंड फॉर्म नंबर 1 लाइक दैट इस तरह से होता है आपका। जब आप लॉगिन करेंगे आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे, जहाँ पे आपके टैब्स आते हैं, माई अकाउंट का टैब आता है, ऐसे लास्ट में एक अलग से टैब है विवाद से विश्वास, उस पर क्लिक करते ही फ्रेंड्स आपका ये वाला फॉर्म खुल जाएगा। इस वाले फॉर्म के अलग अलग आपके पार्ट है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, डी, ई, एफ, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी, शेड्यूल डी। Although there are many schedules, but every schedule are not applicable for each and every cases. Suppose in case of loss, schedule B is applicable. In case of TDS, schedule A is applicable, like that. So form is not difficult, but different part and schedule are applicable in respective cases. तो let's understand कि कौन सा शेड्यूल, कौन सा पार्ट, कौन से केस में applicable है। जो पार्ट ए है, that is basically auto filled, उसमें आपका नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी, फोन नंबर, जो आपका प्रोफाइल है वहां से ऑटोमेटिकली उठ के आएगा आपका। इवन फ्रेंड आप ईमेल को, फोन को चेंज भी कर सकते हैं। आफ्टर दैट पार्ट बी, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू डिस्प्यूट, पार्ट बी में आपको बताना है कि आपका क्या डिस्प्यूट है आपका। पार्ट सी में आपको बताना है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू टैक्स एरियर, कि आपका जो टैक्स एरियर वो किस तरह का टैक्स एरियर है आपका, कि आपका 144 की डिमांड है, पेनल्टी का है, इंटरेस्ट का है, आपका टीडीएस का है, आपको उसके बारे में बताना है आपको। देन पार्ट डी के अंदर आपको बताना है इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू अमाउंट पेबल, कि आपका अमाउंट पेबल बनता कितना है आपके हिसाब से। देन पार्ट ई, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू पेमेंट अगेंस्ट टैक्स एरियर, कि उस वाले पेमेंट के अगेंस्ट, उस वाले टैक्स के अगेंस्ट ऑलरेडी कितना टैक्स आप ऑलरेडी जमा कर चुके हो, तो आपको उसकी पार्ट ई में इन्फॉर्मेशन देनी है। जैसे हम जब आईटीआर भरते हैं तो उसमें भी एक फॉर्म होता है, उसमें बीएसआर कोड, डेट ऑफ पेमेंट, चालान नंबर, सेम तरह से वहां पे एक टैब दिया गया है, वहां पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है। कोई फ्रेंड आपका पुराना चालान है जो अनयूटिलाइज्ड है, आप उसको भी यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं इस वाले टैक्स पेमेंट के अंदर। नेक्स्ट है आपका नेट अमाउंट पेबल और रिफंडेबल। पार्ट एफ में आपको बताना है कि आपका नेट अमाउंट कितना बन रहा है, इसके पेबल और रिफंड बन रहा है। उसके बाद यू नीड टू गो शेड्यूल ए, बी एंड सी। फ्रेंड बेसिकली शेड्यूल में क्या आपको बताना है, आपको एप्लीकेबल डिक्लेरेशन देनी है आपको रिलेटेड टू डिस्प्यूट टैक्स, इट्स सम काइंड ऑफ डिक्लेरेशन आपकी। फ्रेंड इसमें दो तरह के यूजर हैं आपके, एक है आपका पेन यूजर, एक है टेन यूजर। तो इनके शेड्यूल ए और सी आपका एप्लीकेबल पेन यूजर जिसमें इनकम टैक्स की डिमांड है, उनको शेड्यूल ए और सी भरना है। और जो 10 यूजर है जिनका टीडीएस की डिमांड है, लेट डिपॉजिट ऑफ टीडीएस है आपका टीडीएस रिटर्न लेट फाइलिंग की फीस है आपकी, उस केस में आपको शेड्यूल बी और शेड्यूल सी आपका एप्लीकेबल है उस केस में। ए आपका पेन के लिए, बी आपका मेनली 10 यूजर के लिए। देन फ्रेंड शेड्यूल डी के अंदर आपको बेसिकली बताना है आपका जो लॉस का पॉइंट है, लॉस का बिजनेस लॉस, डेप्रिसिएशन का आपका और मैट वाला पॉइंट है, ये आपको शेड्यूल डी में। आफ्टर जब इसको आप लॉगिन करेंगे ऑनलाइन तो आप इट इज वेरी इजी टू फिल, ऐसा नहीं कि बहुत कम प्रोसेस है, ये तो कंप्लीट फॉर्म है, सारे पार्ट हर केस में एप्लीकेबल नहीं होंगे, हो सकता है एक या दो पार्ट एक केस में एप्लीकेबल हो, तो उस हिसाब से व्हेन यू गो एंड यू कैन फिल वेरी इजीली। व्हेन देयर इज ए वेरिफिकेशन पार्ट दैट इज आल्सो ऑटो वेरिफाइड, वहां नाम, फादर नेम, पैन नंबर आएगा, दैट इज ऑटो वेरिफाइड। ऐसे फॉर्म 2 है फ्रेंड, वो एक ट्रू एंड फेयरनेस की आपकी डिक्लेरेशन है, दैट विल आल्सो गो ऑटो फिल। तो फ्रेंड फॉर्म 1 और फॉर्म 2 आपको दोनों को साथ जमा करना है। यू कैन नॉट से कि फॉर्म 1 जमा करो फॉर्म 2 बाद में जमा करो, नहीं, दोनों फॉर्म इंटरलिंक है,
दोनों को आपको साथ जमा करना है फॉर्म्स को। नाउ गो फर्दर फ्रेंड्स, एज आई टोल्ड यू कि वी विल आल्सो डिस्कस सम FAQ। रिसेंटली ऑन 22nd of April 2020 government issue 55 FAQs which are very important to understand the scope and the some Q&A in the scheme. So friends, let's discuss some important FAQs issued by the government so that they will give more clarity over the scheme, why and how this scheme will run and make practical for the all SSCs. And question number 1, which we have already covered in slide number 1. Question number 2, no appeal pending but case is pending in arbitration. So friend, in this case क्या होगा, ये केस क्या आपके एलिजिबल है स्कीम में आने के लिए। तो उस केस में क्या, जितना भी आपका डिस्प्यूटेड टैक्स होगा आपका, वो इनकम टैक्स जो एप्लीकेबल सरचार्ज है और सेस मिला के तीन अमाउंट आपको पे करने पड़ेंगे आपकी उस केस के जो आपका आर्बिट्रेशन में पेंडिंग है। क्वेश्चन 3, फ्रेंड ये मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, अगर AR के सामने कोई भी आपका केस पेंडिंग है वो स्कीम में नहीं जा सकता बिकॉज अभी उसका फाइनल ऑर्डर पास नहीं हुआ है। बट अगर AR ने अपना फाइनल ऑर्डर पास कर दिया है और वो ऑर्डर आपने हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है, उसी केस के अंदर आप स्कीम में जा सकते हैं। होप इट इज क्लियर। तो फ्रेंड एज आई टोल्ड यू, इसमें क्या होगा, डिस्प्यूटेड टैक्स क्या होगा, जो AR ने अपने ऑर्डर पास किया है वो एनहेंस ऑर्डर है बेसिकली, तो वो वाला अमाउंट आपको पे करना होगा एज ए डिस्प्यूटेड टैक्स। Now question number 4, no disputed against amount of tax appeal has been filed against interest liable on disputed tax। तो फ्रेंड यहाँ पे कहते हैं कि जो अमाउंट ऑफ टैक्स है उसके अगेंस्ट कोई डिस्प्यूट नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट है, ठीक है, उसके ऊपर अगेंस्ट डिस्प्यूट है। तो यस फ्रेंड, यू कैन गो फॉर इंटरेस्ट पार्ट आल्सो। उसके केस में क्या करना है, हमें सिर्फ 25% पे करना है हमें वहां पे। डिक्लेरेशन कवरिंग डिस्प्यूटेड इंटरेस्ट वेयर देयर इज नो डिस्प्यूट ऑफ टैक्स corresponding such interest आर एलिजिबल। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्प्यूट टैक्स क्या हो गया आपका, जीरो हो गया, बट लेकिन जो इंटरेस्ट वाला पार्ट है उसका आपको 25% पे करना है इनकेस आप अपील में है, और डिपार्टमेंट अगर अपील में है तो 12.5% पे करना है आपको। तो आपको पूरे उसका जो पेनल्टी बोल सकती है उससे भी आपको वेव ऑफ मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका डिस्प्यूटेड डिमांड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट हैज बीन पेड इन अपील। फ्रेंड यहाँ पे क्या है आपका, अगर आपको कोई रिफंड मिल रहा है बेसिकली आपको, तो उस केस में आपको 244 का इंटरेस्ट आपको नहीं पे करना है आपको। एज आई टोल्ड यू कि अगर आपने कोई भी एक्सेस अमाउंट पे कर दिया है तो उस पे आपको अलग से कोई भी इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा, और आपको जो टैक्स जमा करना है सिर्फ डिस्प्यूट टैक्स जमा करना है, उसके इंटरेस्ट और पेनल्टी का पोर्शन आपको जमा नहीं करना है। होप इट इज क्लियर। एंड सर्च एंड सीजर बाय डिपार्टमेंट, एंड आई ऑलरेडी डिस्कस कि those cases in which demand is up to 5 crore are eligible and beyond 5 crore are not eligible for each assessment year. Assessment has been set aside by appellate authority for giving opportunity to SSC, no specific direction। तो फ्रेंड इस केस में क्या है, सपोज ITAT ने केस रेफर कर दिया वापस AO के पास, उन्होंने कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं दी है, तो फ्रेंड इस केस में हम क्या कह सकते हैं कि हमारा मैटर डिस्प्यूट के अंदर है। यस फ्रेंड्स, क्या है, अभी एक फाइनल असेसमेंट ऑर्डर आपका पास नहीं हुआ है, मैटर कहीं ना कहीं डिस्प्यूट के अंदर, क्योंकि ITAT ने अपने ऑर्डर के अंदर क्या किया, दोबारा AO को फ्रेश असेसमेंट करने के लिए बोला गया है। तो फ्रेंड यस, वी विल कंसीडर कि matter is under dispute, so they are eligible to come under this scheme। अब फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्वांटम। इस क्वांटम में क्या है फ्रेंड्स, both quantum appeal covering disputed tax and appeal against penalty levied on assessment year are pending। अब फ्रेंड यहाँ पे क्या है, क्वांटम की वजह से मतलब डिपार्टमेंट एक देयर इज सम फीस और लिमिट कि अगर वो अमाउंट उससे ज्यादा होता है उसी के बाद डिपार्टमेंट अपील में आता है, अदरवाइज डिपार्टमेंट अपील में नहीं आता। तो अगर क्वांटम की वजह से डिपार्टमेंट अपील में नहीं गया है, ओके, तो उस केस में क्या एसएससी को स्कीम में जाना चाहिए फ्रेंड? नो फ्रेंड, देखो अगर डिपार्टमेंट क्वांटम के स्कीम में नहीं गया है तो फ्रेंड वो दोबारा स्कीम वो आगे अपील में जा भी नहीं सकता है। तो इस केस में एसएससी इज नॉट रिक्वायर्ड टू गो अंडर दिस स्कीम बिकॉज ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी टैक्स बिकॉज डिसीजन इज इन appellate tribunal, appellate authority decision is in favor, and due to quantum it department cannot go further in appeal, so there is no point of any dispute now, so there is no need to pay any tax, so they are not possible to apply under this scheme। Now friend, appellate should have tax demand in arrear and not as on date of filing declaration।
appellant should have tax demand in arrear or not. I'm not able to read the question. Date of filing. Non-declaration can be filed irrespective whether tax arrear has been paid as a party fully or outstanding. Yes. So friend, what is the point that on the date of declaration, it is not mandatory to pay 100% disputed tax. Only appeal should be live and dispute should be pending. You can file the declaration, and based upon the declaration, department will issue a form number 3, and after that you are required to pay tax only. So at the date of filing application, it is not mandatory to pay complete tax. Only your dispute should be live only. So there is no mandatory. You are required to pay complete amount before filing the declaration. As I already covered, friend, 234E and 234F, इसलिए जो आपकी penalty है वो स्कीम में आने के लिए eligible है, and you are required to pay 25% of the amount outstanding in case of penalty under this scheme. Disputed tax contain qualified tax arrear and also qualified tax arrear. If the tax arrear include tax on issue that exclude from scheme, such cases are eligible for file declaration. Yes friend, अगर आपका कोई भी टैक्स का एरियर है वो क्वालिफाई है आने के लिए, तो वो इंटरेस्ट और पेनल्टी के लिए भी फ्रेंड एलिजिबल है इस स्कीम में आने के लिए. तो उसके लिए हम अलग से देखेंगे वो चीज को. आपका मेन डिस्प्यूट टैक्स जो है दे आर एलिजिबल टू कम अंडर स्कीम, तो पेनल्टी और इंटरेस्ट आर आल्सो एलिजिबल. A writ has been filed under notice under section 148. Well, let's understand, this is a very interesting topic, friend. And very interesting question. Suppose assessing officer, based upon some information, issue a notice under section 133(6). That is a basic primary notice for inquiry only. And after replying that, department issue notice under section 148 for initiation of income saving assessment. क्या अब इस केस में एसएससी अपील में स्कीम में आ सकता है? नहीं आ सकता फ्रेंड. उसका रीजन क्या है? एक तो क्या है, अभी ऑर्डर फ्रेम नहीं हुआ है, अभी इनकम डिटरमाइन नहीं हुई है, सिर्फ अभी असेसमेंट इनिशिएट हुई है. मैनी टाइम क्या होता है, अगर हमें 148 की नोटिस को चैलेंज करना पड़ता है, इन दैट केस वी आर रिक्वायर्ड टू फाइल रिट पिटीशन इन द हाई कोर्ट ओनली. तो अगर हमने 148 की नोटिस के अगर हाई कोर्ट में रिट फाइल कर रखी है, तो फ्रेंड आप इस स्कीम के अंदर नहीं आ सकते हैं. उसका मेन रीजन क्या है? एक तो हमारी अपील पेंडिंग है एग्री, बट उसका अमाउंट क्वांटिफाई नहीं हो पाया है कि क्या अमाउंट डिस्प्यूट के अंदर है, तो इसलिए वो केसेस एलिजिबल नहीं है इस केस में आने के बाद. जब उसका 148 का केस का ऑर्डर आ चुका है और वो 140 केस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील के अंदर है अगर सीआईडीपी के बाद, तो वो स्कीम में आ सकता है. वेवर एप्लीकेशन फॉर इंडस्ट्री 234A, B, C आर कवर्ड. एंड दिस इज अ वेरी कॉन्ट्रैक्टिव क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 13, एज पर द मेन स्कीम all kind of interest are eligible to waive. I don't know why they have mentioned this FAQ question number 13 and giving the answer no. But as per my understanding, if we read the complete scheme, complete act in toto, then we come to know interest charge under section 34 B and C and A also are eligible to get completely waive off. Might be CBT will clarify this question further in future. Next question. Picking and choosing issue for settlement of an appeal is allowed. Friend, it is also important to understand. Suppose in assessing officer made my 4 kind of additions, and for all the 4 point I am in an appeal. Now my appeal is pending. So is it possible for me for 2 point I want to go under this scheme and 2 point I want to continue the CID appeal? No, friend. If you want to go in the under the scheme, you have to go into toto. That means all 4 points which are pending before CID appeal need to cover under this scheme. Cherry picking or choosing the issue is not allowed under this scheme. कहीं ना कहीं इसमें लिमिट को स्कोप किया गया जैसे आगे डिस्प्यूट ना आए फ्रेंड्स. Delay deposit of TDS are covered. Yes, friend, it is covered. Discussed already. Case pending before DRP are covered. Yes, discussed friend already. अगर आपका केस में ऑब्जेक्शन फाइल हुआ है आपका और अभी फाइनल डायरेक्शन इशू हुई है, फाइनल ऑर्डर पास नहीं हुआ है आपको 31 जनवरी, तो आप इस केस के अंदर स्कीम में आ सकते हैं. और 31 जनवरी तक अगर आपका ऑर्डर पास हो चुका है तो उस केस में आप अपील में इस स्कीम में नहीं आ सकते हैं. केसेस वेयर सीआईडी अपील हैज इशूड एनवायरनमेंट एनहांसमेंट नोटिस कवर्ड. जैसा आई टोल्ड यू इन अर्लियर, अगर 251 के अंदर या 264 के अंदर असेसिंग ऑफिस सीआईडी अपील ने एनहांसमेंट का ऑर्डर पास कर दिया है, दे आर आल्सो एलिजिबल टू कम अंडर दिस स्कीम. In original scheme, they are not eligible to come. So, friend, now whether wealth tax, STT, CDT, CTT, equalization levy are covered? No, friend.
इट इज ओनली फॉर इनकम टैक्स अपील्स बेसिकली। जो इनकम टैक्स रिलेटेड अपील्स है वही इसमें कवर होगी, एसटीटी वाले मैटर या वेल्थ टैक्स वाले मैटर इसमें कवर नहीं होंगे। नेक्स्ट अपील और द सेम असेसमेंट ईयर पेंडिंग बिफोर आईटीटी एंड सीआईटी अपील आल्सो। ओके फ्रेंड, तो व्हाट विल हैपन, यस बोथ अपील हैव टू बी सेटल्ड। फॉर एग्जांपल फ्रेंड, हमने क्या किया, एक ऑर्डर के अगेंस्ट जो 143 में पास हुआ, हमने सीआईटी अपील में अपील फाइल करी, सीआईटी अपील में हम हार गए तो हम आईटीटी चले गए। मीनवाइल क्या हुआ, असेसिंग ऑफिसर ने पेनल्टी का ऑर्डर पास कर दिया, तो इन दैट केस आल्सो वी हैव फाइल्ड टू सीआईटी अपील। तो एक ही साल के मैटर हमारे पेंडिंग है सीआईटी के पास भी और आईटीटी के पास भी। इज इट पॉसिबल कि मैं आईटीटी वाला मैटर तो स्कीम में ले आऊं तो सीआईटी अपील मैटर पेंडिंग है वो ना लेके आऊं? ऐसा पॉसिबल नहीं है फ्रेंड। जैसे ही मैं एक मैटर को लेके आऊंगा तो उसके कोरस्पोंडिंग जो फर्दर मैटर इन्वॉल्व है डिफरेंट लेवल ऑफ अपील्स के, वो सारे टोटो के अंदर इस स्कीम में आएंगे। तो वहां भी पॉसिबल नहीं है कि मैं उसको अलग अलग लेवल पे ना लेके आऊं। और फ्रेंड प्रैक्टिकली मुझे लगता है पॉसिबल भी नहीं है। रीजन क्या है, अगर मेरा पेनल्टी सीआईटी अपील का पेंडिंग होगा तो उस केस में कहीं ना कहीं डिस्प्यूट में ऑलरेडी आईटीटी में मेन अपील के अगेंस्ट, तो वहां पे क्या होगा, मैं दोनों से रिलीव लेना चाहूंगा तो दोनों केस आपके स्कीम में आएंगे, आधे आधे नहीं आ सकते। फिर कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं वो क्लैरिफिकेशन नेचर के होते हैं, माइट बी दैट हैज नो मच सिग्निफिकेंस बट डिपार्टमेंट इशू such questions also so that we have better understanding over such points. Next is basically no disputed tax appeal or disputed penalty yet to be filed can benefit of the scheme is available. फ्रेंड्स यहाँ पे कहते हैं कि अगर हमने अपील फाइल नहीं करी है कि आपका जो डिस्प्यूट टैक्स है उसके अगेंस्ट अपील फाइल नहीं करी, तो पेनल्टी के अगेंस्ट हमने अपील फाइल करी है, तो फ्रेंड इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट कि अगर आपने मेन जो आपका डिस्प्यूटेड ऑर्डर पास हुआ है उसके अगेंस्ट कोई अपील फाइल नहीं करी है, उसको आपने नॉर्मल जमा करा दिया है, बट जो अपील है उसके अगेंस्ट आपने फाइल करी है, तो फ्रेंड्स आपका डिस्प्यूट कहाँ पे है, आपका मेन ऑर्डर पे डिस्प्यूट नहीं है, आपका सिर्फ पेनल्टी पे डिस्प्यूट है। और पेनल्टी पे डिस्प्यूट होने की वजह से सिर्फ आपको पेनल्टी में 25% पे करके रिलीफ मिलेगा, मेन जो आपका इंटरेस्ट और मेन टैक्स है वहां पे आपको कोई भी रिलीफ नहीं मिलेगा आपको फ्रेंड। तो इसलिए आपको सिर्फ आप इसके अंदर मेन डिस्प्यूट में जा सकते हैं, सिर्फ पेनल्टी वाले पार्ट पे आप जा सकते हैं, तो आपको पेनल्टी से रिलीफ मिल जाएगा आपको 25% पे करके आपको। Assessment order quashed by ITT department file appeal before High Court is pending. Yes, friend, they are eligible to come and they are only required to pay 50% of disputed tax. Prosecution has been instituted and pending in court. Yes, friend, we have discussed already. अगर आपके पास प्रोसिक्यूशन आपकी इंस्टीट्यूटेड हो रखी है, फ्रेंड देयर टू वर्ड, वन इज कॉल्ड इनिशिएशन एंड वन इज इंस्टीट्यूटेड। अगर इनिशिएट हुई है आपकी अगर सिर्फ अभी, तो उस केस के अंदर यू आर एलिजिबल टू कम अंडर दिस स्कीम, बट अगर उसके ऑर्डर पास हो चुके हैं, इंस्टीट्यूटेड हो चुकी है आपकी, ऑर्डर पास हो गए, तो इन दैट केस यू आर नॉट एलिजिबल टू कम। सो फ्रेंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन बोथ द वर्ड्स। Now next, due date of filing appeal is 31st January. The appeal has not been filed. Will is eligible? Yes, friend. अगर आपकी अपील फाइल करने की ड्यू डेट है 31 जनवरी और आपने तब तक अपील उसके नहीं करी है, उसके बाद अपील फाइल कर दी, तो उस केस में भी आप स्कीम में आ सकते हैं। I think some FAQ are asking in chat box. Friends, we will take some FAQ after some slides. Next question is appeal is filed before High Court and is pending for admission as on these days. Yes, friend. Friend, let's understand High Court में अपील कैसे फाइल होती है फ्रेंड। पहले फ्रेंड हम लोग अपील डॉक्यूमेंट बनाते हैं, हाई कोर्ट उसको एडमिट करता है, उसके बाद फर्दर अपील पे डिस्कशन स्टार्ट होता है। तो अगर हमने अपील फाइल कर दी है, वो अगर एडमिट नहीं हुई है, इवन देन वी आर एलिजिबल टू फाइल कम अंडर दिस स्कीम। सो फ्रेंड दिस इज अ वेलकम स्टेप बाय द गवर्नमेंट कि अगर आपकी जो हाई कोर्ट में आपने एडमिशन के लिए अपील फाइल कर रखी है तो वो अभी एक्सेप्ट नहीं हुए, even then you are eligible to go under this scheme. This is important and welcome step by civility. Next, it is also very important friend, rectification. Majority of person are having confusion over this point. Let's discuss in detail, investing 2 and 3 minutes so that we can understand the importance of rectification under this scheme. Suppose friend, assessing officer pass a order under section 144, 143, 140 or 148 or any other section, in which you think that there is some prima facie mistake which can be rectified in section 154. So friends, before going to this scheme, you are required to get the rectification order. If आपने सिर्फ एप्लीकेशन फाइल करके रेक्टिफिकेशन की और उसका ऑर्डर नहीं आया है, आपको स्कीम में जाना है, तो आपको स्कीम में ओरिजिनल ऑर्डर के जाना पड़ेगा
और ओरिजिनल ऑर्डर में जो आपकी डिमांड है उसके हिसाब से आपका डिस्प्यूटेड टैक्स कैलकुलेट होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी एडवाइस है, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा मैटर है जो 154 के अंदर रेक्टिफाई हो सकता है, सबसे पहले आप ओरिजिनल ऑर्डर के अगेन 154 फाइल करके इसको रेक्टिफिकेशन ऑर्डर ले आए, और रेक्टिफिकेशन ऑर्डर लाने के बाद आप स्कीम में फाइल करें। बेसिकली उस केस में क्या होगा, जो रेक्टिफाइड ऑर्डर में जो रिड्यूस डिमांड होगी आपकी, उसके बेस पे आप स्कीम में आने के लिए एलिजिबल हैं, और उस केस में क्या होगा, आपको रिड्यूस अमाउंट पे करना पड़ेगा टैक्स का। ओके फ्रेंड, अगर आपने इसकी रेक्टिफिकेशन फाइल कर रखी है, उसका भी ऑर्डर नहीं आया है, उस केस में आपको ओरिजिनल ऑर्डर के थ्रू जाना पड़ेगा। तो इट इज एडवाइजेबल टू गेट योर रेक्टिफिकेशन ऑर्डर फर्स्ट बिफोर गोइंग इनटू स्कीम। तो इससे आपको और आपके एसएससी को दोनों को बेनिफिट होगा। So friends, as I told you in starting, after lockdown, as soon as lockdown will get over, this scheme will also going to generate too much revenue for the chartered accountants, especially those who are in practice. Because as I told you, around 4.53 lakhs cases are pending. If I assume around 2 lakh, 3 lakh cases will also come. So friends, you can assume around a single CA will also at least handle 2 and 3 cases under this scheme. So this scheme is going to get a revenue for all practicing chartered accountant. So when understanding of this scheme is very important for all our chartered accountant, so that we can advise properly to our client and get the benefit of this scheme. When I also feel in my personal practice, assessors are not aware about the scheme, and sometimes he feels my case is very strong. So sir, there is no need to go into this scheme. We will definitely win the matter our CIT, IDT, High Court. But being a CA, we can know better how much case is strong, because SSC always think his case is strong and injustification done with him by the department only. So friend, it is my humble request with all the chartered accountant, kindly study the matter of your SSC first and advise him correctly, so that he can come under this scheme and get the benefit. And this is one of the scheme which never came in last 60-70 years by the department. This is one of the very lucrative scheme, and this kind of scheme never saw in the past or might be in future also. Because friends, we have seen the past, whenever government introduce any scheme, after that government become very strict for those who not opt the scheme. If you think your documentation part is very strong and your case is just because of some lackness by the department point of view only, then you think that you can definitely get a positive outcome under appeal. You can continue your appeal. But in any case, you think documentation part is not so strong and there is some penny stock matter, some bogus capital matter, some bogus entry in the books of account, those cases should come and get the benefit under this scheme, because उन केस को कभी भी आगे रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाली है, उन केसेस को इस स्कीम से एक बेटर रिलैक्सेशन मिल सकती है. So friend, let's move to next question. Friend, next question is our how will dispute tax calculated in case the disputed demand including interest has been paid by SSC while in appeal? Yes friend, I already discussed. अगर आप अपील में गए हुए हैं, आपने टैक्स और इंटरेस्ट जमा करा दिया है, बट स्टिल यू आर इन अपील, फिर इस केस में आप स्कीम में जा सकते हैं और जो इंटरेस्ट वाला पार्ट होगा वो आपको रिफंड मिल जाएगा विदाउट इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 244A. नेक्स्ट क्वेश्चन, how will dispute tax be calculated in case where assessment has been set aside? Yes friend, जैसे मैंने आपसे एग्जांपल लिया कि अगर आईटीडी ने कोई ऑर्डर अगर उसने सेट असाइड कर दिया है आपका, तो उस केस के अंदर जो ओरिजिनल ऑर्डर था आपका, जो अगर सीआईटी अपील ने अनाउंस किया था तो अनाउंसमेंट ऑर्डर देखा जाएगा, और सीआईटी ने अगर आपके अपील को डिसमिस कर दिया था तो एओ का जो ओरिजिनल ऑर्डर है उसको देखा जाएगा. उसके बेस पे आपका जो भी डिमांड बनती है डिस्प्यूट टैक्स वो आपको जमा करानी पड़ेगी इस स्कीम में आने के लिए. उसके बाद आपका इंटरेस्ट और पेनल्टी माफ हो जाए. What amount of tax is required to be paid? I already discussed in slide number 7 and 8. आपको ने परसेंटेज शेयर की थी 100%, 125%, then 10% enhancement after 30th June. We already discussed. Kind of earlier tax paid, yes friend. आपने कोई भी TDS, TCS, सेल्फ हेल्थ टैक्स एडवांस टैक्स जमा कराया है, उसका पूरा क्रेडिट मिलेगा आपको. आपने किसी लेवल पे जमा कराया है उस रिस्पेक्टिव असेसमेंट ईयर का. Assessee settle TDS appeal, withdraw arbitration as rejected of TDS will pay. Yes friend, it is very important friend. Suppose करो friend एक कंपनी है, उस कंपनी ने क्या किया बेसिकली आपका TDS डिडक्ट किया और TDS जमा नहीं कराया. अब फ्रेंड उससे क्या होता है, जो कंपनी है उसको एक्सपेंस डिसअलाउ हो गया और जो एसएससी है उसकी 26 AS में ना आने की वजह से उसको भी क्रेडिट नहीं मिला. सबसे पहले अगर कंपनी ने इस स्कीम में गई और उस TDS को अंडर दिस स्कीम जमा करा दिया, कंपनी का एक्सपेंस भी अलाउ हो जाएगा और जो एसएससी है उसको क्रेडिट भी अलाउ हो जाएगा उसको.
तो दोनों बेनिफिट मिले। अगर एसएससी दिया स्कीम के अंदर, उसने टीडीएस जमा कराया तो उसका इंटरेस्ट पेनल्टी माफ हो गई। उस केस के अंदर उसने टीडीएस का अमाउंट जमा कराया तो उस केस में क्या हुआ, जो कंपनी को एक्सपेंस वगैरह हो गया। फ्रेंड्स ये बड़ा ही अच्छा पॉइंट है जो जहाँ डिपार्टमेंट ने जो बनाया है, बड़े ध्यान से सोच के समझ के बनाया है कि दोनों केस के अंदर, चाहे एसएससी जाए स्कीम के अंदर, चाहे कंपनी जाए स्कीम के अंदर, तो उसका जो कंसिक्वेंशियल इफेक्ट है वो दोनों को मिल जाएगा, कंपनी को भी मिल जाएगा, एसएससी को भी मिल जाएगा। होप आई एम क्लियर ऑन दिस पॉइंट। Next question is same we discuss in question number 30. In question number 30, the SSC will go in the scheme individual, and in question 31, the company will go into the scheme. SSC settle his own appeal or arbitration under scheme will constitutional relief be available to the deductor default from liability determined to 201 interest. Yes friend, eligible to get, आपने जो भी इंटरेस्ट पे कराया आपने, आप उसके लिए कंप्लीटली एलिजिबल हो टू गेट द बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट। आपको सिर्फ जो टीडीएस का अमाउंट था जो आपने शॉर्ट डिडक्ट किया था उसको जमा कराने की रिक्वायरमेंट है। ऑर्डर पास बाय डीआरपी हैव बीन रिलीव्ड टू एसएससी डिपार्टमेंट फाइल एन अपील। यस फ्रेंड, दे आर एलिजिबल टू गेट, क्योंकि अगर डीआरपी ने ऑर्डर पास कर दिया है और डिपार्टमेंट एसएससी के फेवर में ऑर्डर आया है तो डिपार्टमेंट अपील में गया है, उसके इसमें आपको 50% जमा कराना है टैक्स का, यू कैन गेट द रिलीफ इंटरेस्ट पेनल्टी। क्वेश्चन नंबर 34 is question number 8, substantive versus productive addition. And it is very important. Sometimes what happen, same kind of income is added in two person. I recently handled one case. In that case, income of father is added in income of father as well as income of son also. So in that case, when made the addition of the son, it is productive assessment. That means अगर फादर के केस में एडिशन सस्टेन होती है तो बेटे के केस में सस्पेंड नहीं होगी, और बेटे के केस में होती है तो फादर के केस में नहीं होगी। तो फ्रेंड यहाँ पे यही है, अगर फादर सपोज स्कीम में चले गए हैं, स्कीम में बेनिफिट लिया है, तो ऑटोमेटिकली जो उनका सन है उनके केस में उनको रिलीफ मिल जाएगा, उनके केस में सस्पेंड एडिशन नहीं माना जाएगा। होप आई एम क्लियर विद माय वर्ड्स। ऑर्डर पास बाय आईटीडी giving partly allowed relief to SSC is not sure if department file appeal or not. Yes friend, अगर ITD ने कोई ऑर्डर पास किया है उसमें SSC को पार्शियल रिलीफ मिल गया है और we are not aware कि डिपार्टमेंट अपील में जाएगा या नहीं जाएगा, तो फ्रेंड if in this case, because generally in high court there is a limit to go into appeal also, and only question of law can go into the high court. If friends you think your matter is beyond certain limits, so it might advise to go under this scheme, and if you think that the matter is not a question of law and the limit prescribed for high court appeal, your assessment amount is less than that, so friend it is advisable not to go into under this scheme, because department cannot go into the high court against the order of ITD, because ITD give an order in favor of SSC and amount of addition is not so much which is eligible to go into high court, so it is advisable not to go under this scheme in that case. And now there is no provision for 50% concession in appeal pending in high court on an issue where SSC has got relief on the issue from Supreme Court. And it is very important to understand, अगर Supreme Court ने कोई order pass कर दिया है, there is no point of concession payment, because Supreme Court is somehow law of land. अगर Supreme Court ने कोई order pass किया है, so that is a law in itself. So friend, there is no further appeal possible by the department against the order of Supreme Court. So friend, there is no point to come under this scheme against the order of Supreme Court, whether in favor of department or whether in favor of SSC. Addition made under section 143 on two issues where appeal filed only on one addition, whether interest penalty will waive off for both additions. मैं ये क्वेश्चन अपने बाकी पैनलिस्ट से पूछना चाहूंगा। सचिन जी आप बताना चाहेंगे इस क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन 38 के ऊपर? सचिन जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? आई थिंक आपने अपना म्यूट कर रखा है। आ रही है सर, आवाज एकदम क्लियर आ रही है। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है आपका कि अगर मेरे दो इशू थे, उसमें मैं एक इशू में मैं अपील में गया हुआ हूं आगे, तो जो मेरा इंटरेस्ट पेनल्टी दोनों इशू की माफ हो जाएंगे या फिर एक इशू की माफ होंगे? क्या लगता है आपको? एक होगा सर, पेनल्टी होगा। बिल्कुल राइट आंसर सर। देखिए अगर दो इशू हमारे में एक इशू के अगेंस्ट अपील में गया हूं
मतलब पहले वाले इशू में डिस्प्यूट में नहीं है मतलब, तो उसमें तो आपको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। मैंने अपने स्लाइड 1 में कहा था कि जहां पे आपका लाइव डिस्प्यूट होगा वहीं पे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो फ्रेंड जो इशू आपका अपील में नहीं है उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, जो इशू आपका अपील में है उस पर आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा, उस पर आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी दोनों माफ हो जाएगी। होप आई एम क्लियर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Taxpayer has got relief from ITT in earlier year. Now will dispute tax be calculated? Yes, friend. अगर आपको पहले वाले सालों में आपको कोई बेनिफिट मिल गया आईटीटी से, that doesn't make any difference। आपका करंट ईयर के अंदर आपको नॉर्मली आपको 100% के हिसाब से आपको टैक्स पे करना है जो कि आपका मैटर डिस्प्यूट में है। ऐसा नहीं कि आपको अर्लियर ईयर में कोई रिलीफ मिल गया था तो आप मानो कि आपको इस साल भी उसका रिलीफ मिल जाएगा और आपको 50% टैक्स जमा करोगे, नहीं। अगर आपका केस पेंडिंग में है, एवरी ईयर इज सेपरेट असेसमेंट, आपको उस पर 100% आपको टैक्स जमा करना है। अगर आप जमा कर देते हैं 30 जून तक। टू अपील फाइल फॉर असेसमेंट ईयर, वन बाय अपील अपलेट, वन बाय डिपार्टमेंट। यस फ्रेंड, सेम इज एप्लीकेबल। अगर 2 अपील फाइल करी गई है, जैसे हमने डिस्कस किया था कि 2 इशू हैं सीआईटी अपील पे, एक पे तो बेनिफिट मिल गया, एक बेनिफिट नहीं मिला, तो एक अपील डिपार्टमेंट फाइल करेगा, एक अपील एसएससी फाइल करेगा। अगर 2 अपील आपकी पेंडिंग है आपकी, तो दोनों आप इस स्कीम में आ सकते हैं। 2 सेपरेट फॉर्म फाइल करके आपको इन केस ऑफ आपकी अपील आपको जमा करने 100%, इन केस ऑफ डिपार्टमेंट अपील आपको जमा करने 50%। अब आपको ये 50 और 100% याद हो गए हो सबको। Time available for paying tax after filing declaration under this scheme. It is very important question friend to understand this. As per this act friend, जैसे आप फॉर्म नंबर 1 और 2 भरते हैं उसके 15 डेज के अंदर डिपार्टमेंट आपको फॉर्म नंबर 3 इशू करेगा। फॉर्म नंबर 3 इशू करने के 15 दिन के अंदर आपको टैक्स जमा करा के फॉर्म नंबर 5 के अंदर डिपार्टमेंट को इंटीमेट करना है और उसके 15 डेज के अंदर डिपार्टमेंट आपको फॉर्म नंबर 5 इशू करेगा। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने ये 15 डेज की आपको लिमिट दे रखी है, आप इशू ये इसकी टाइम लिमिट है फॉर्म्स को फाइल करने की। Tax are paid after availing the benefit of this scheme and later the taxpayer decide to take refund of exit tax paid. Would it be possible? No. If any amount paid under this scheme are not eligible to get a refund at any point of time because they cannot be challenged at later stage. Where appeal are withdrawn from appellate forum and the declarant is decided to be ineligible under this scheme. Yes friend, suppose आपने फॉर्म नंबर 1 और 2 फॉर्म फाइल करते हुए आपने कोई इंफॉर्मेशन मिसलीड की डिपार्टमेंट को, कोई इंफॉर्मेशन आपने हाइड कर ली है और बाद में डिपार्टमेंट को लगता है कि आपके इस इंफॉर्मेशन के हाइड करने से अब टैक्स का अमाउंट चेंज हो जाएगा, तो उस केस के अंदर जो आपने स्कीम फाइल करी है वो आपका विड्रॉ मान लिया जाएगा और आपको ये माना जाएगा कि आप स्कीम में कभी थे ही नहीं यहाँ पर स्कीम के अंदर। तो ये पावर है डिपार्टमेंट के पास। आप चैलेंज कर सकते, डिपार्टमेंट चैलेंज कर सकता है अगर उसके आपने कोई इंफॉर्मेशन जो भरी है फॉर्म 1 और 2 के अंदर वो गलत मिलती है। अगर is declarant required to intimate DA about the fact of having made payment? Yes. Form number 4 is required to file with department online. Which designated authority also pass order granting expressly immunity from levy of interest immunity? No friend, department will pass only form number 5, that is a conclusive evidence for the waiver of interest and penalty and for the prosecution. So there is no separate order, no separate form will given by order passed by the department. Only form number 5 will be given. Whether DA stand for designated authority can amend the order to rectify any apparent error. Yes friend, department के पास तो हमेशा एक राइट होता है कि वो किसी भी एरर को सुयो मोटो ठीक कर सकते हैं अपने लेवल पे। Whether tax determined by DA is not acceptable, can appeal be filed against the order of DA before ITT High Court or Supreme Court? अब फ्रेंड यहाँ पे क्या है बेसिकली, अभी क्या हुआ, अभी फॉर्म नंबर 1 और 2 फाइल किया मैंने, अब फॉर्म नंबर 3 के अंदर सपोज मैंने 1 के अंदर x अमाउंट फाइल किया, डिपार्टमेंट ने x + y की डिमांड निकाल दी, तो फ्रेंड मैं अभी क्या हुआ, आई एम नॉट कंप्लीटली वेंट इन द स्कीम, तो उस केस में क्या है, आई कैन विड्रॉ माय एप्लीकेशन आल्सो। अगर मैंने फॉर्म नंबर 3 आने के बाद अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ करी है मैंने, तो जो मैंने अपील अभी विड्रॉ नहीं करी है, फिर प्रैक्टिकली क्या होता है, फॉर्म नंबर 3 आने के बाद फॉर्म नंबर 4 के साथ मुझे विड्रॉल का प्रूफ साथ में चालान लगाना पड़ता है पेमेंट का। तो फ्रेंड अगर मैं फॉर्म नंबर 3 के अंदर जो डिपार्टमेंट ने मुझे अमाउंट डिमांड किया है, अगर वो मुझको लगता है कि वो अमाउंट मैच नहीं कर रहा मेरे फॉर्म नंबर 1 के अमाउंट से, इन दैट केस आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू मेक एनी पेमेंट एंड फाइल फॉर्म 4। आई कैन कंटिन्यू विद माय अपील बिफोर सीआईटी अपील, आईटीटी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट।
विड्रॉल ऑफ अपील SLP by डिपार्टमेंट ऑफ सेटलमेंट ऑफ द स्कीम, यस। जैसे हम लोग फॉर्म नंबर 4 फाइल करेंगे, डिपार्टमेंट 5 इशू करेगा, तो डिपार्टमेंट ने अपील फाइल कर रखी है, वो उसको इमीडिएटली बेसिस पे विड्रॉल कर लिया जाएगा, वो ऑटोमेटिकली उसका विड्रॉल माना जाएगा। लिखिए फाइल बाय पेमेंट बट नॉट मेड। एंड अगर आपने फॉर्म नंबर 1 और 2 भरा है, फॉर्म नंबर 3 आपका इशू हो गया, और 3 में जो आपको 15 दिन का टाइम दिया गया, उसका आपने फॉर्म नंबर 4 नहीं फाइल किया अलोंग विद पेमेंट ऑफ चालान एंड विड्रॉ ऑफ अपील, तो ये माना जाएगा कि आपने ये अपील का भी फाइल किया, आपने ये स्कीम का भी आए नहीं थे। योर फॉर्म फॉर दिस स्कीम विल बी वॉइड अप इन शो, कि आपको डे 1 से मान लिया जाएगा आप स्कीम में कभी आए नहीं थे। Demand has been reduced by giving effect to the order of appellate forum. Now, would the amount? How would the amount? कि हम सपोज करो AO ने 100 रुपए की एडिशन करी, अब CIT अपील ने क्या किया, मेरी 20 रुपए की एडिशन को डिलीट कर दिया, अभी मेरी कितनी है, बेसिकली 80 रुपए की एडिशन हो गई। अब इस केस में मैं स्कीम में जाना चाहता हूँ, तो फ्रेंड जो ओरिजिनल ऑर्डर है उसी पे मुझे टैक्स जमा करने का, जो मुझे रिलीफ मिला है मैं उस पे नहीं, रिलीफ वाला ऑर्डर मेरा काउंट नहीं होगा इस केस के अंदर। In such cases, after getting the proof of payment, the amount, the AO shall pass order unnecessary 154. Next point, will there be immunity from prosecution? Yes, friend, there is no prosecution if you come under this scheme. Result of this scheme be applied the same issue pending before AO. No, friend. अगर आपका AO के पास कोई भी ऑर्डर पेंडिंग है, कोई भी इशू पेंडिंग है, उसके अगेंस्ट ये स्कीम अप्लाई नहीं होती है। ये तभी अप्लाई होती है जब आपने कोई अपील फाइल कर रखी हो। दैट मीन कि AO के पास से ऑर्डर निकल चुका है, अब आपका CIT या ITT पेंडिंग है, तो दैट मीन any issue pending before assessing officer are not eligible to come under this scheme. If loss is not allowed to be adjusted while calculating disputed tax, will that loss be allowed to be carried forward? Yes, friend, as I told you in earlier slide, in case of loss, I will have to pay notional amount of tax on the loss, which is not allowed by the assessing officer. If I pay the notional tax, then I am allowed to carry forward 100% loss. Now move to next point. If taxpayer has availed the scheme for transfer pricing, will the provision of section 92C apply separately? Yes, friend. As I told you, for secondary adjustment, department is open to make secondary adjustment. So friend, let's take a 1 minute to understand what is a secondary adjustment, friend. Suppose a Indian company make a payment to foreign company and transfer pricing officer make an adjustment, and the amount which is receivable from the amount which is receivable from the foreign entity somehow booked in the made in the books as a loan, and later on the Indian company want to get amount back, but practically it's not possible for the Indian company to get amount that back. So result in some time before section 92C introduced, in that secondary adjustment possible. Government says on that amount pay the 80%, and in that case you are not required to get that amount, loan amount later on. So friend, this is called secondary adjustment. Primary adjustment is for in TP case only, and for secondary adjustment related to the amount which is receivable by the Indian company from its foreign entity. So friend, for any secondary adjustment is possible if even after availing this scheme by the assessee. If dispute settled in this scheme, can dispute in future by DA? No, friend. अगर डिपार्टमेंट ने एक बार आपको फॉर्म नंबर 5 इशू कर दिया, तो डिपार्टमेंट कैन नॉट ओपन दिस ऑन एनी पॉइंट until unless आपने कोई मैलिफाइड इंटेंशन थी, फॉर्म नंबर 1 में आपको गलत इंफॉर्मेशन दी हो, and other than that department cannot open your matter again under this scheme. So friend, this is a conclusion. Basically friend, we have to understand क्या हमें अमाउंट पे करना है, how we teach our assessee and guide our assessee कि this scheme is very beneficial for our assessee, so that they can come out of the dispute and settle their dispute and go further in their life, so that peacefully they can determine what is their beneficial, what is not. Keep in mind friends, many professionals says, many assessees says that they are very clean in their cases, their case is very strong, their cases are very strong, and they will definitely get the benefit from the appellate forum. But friend, being a chartered accountant, it's your duty to determine whether such cases are strong or not, because you can judge better instead of assessee, and give the proper cost benefit analysis to assessee whether this scheme is beneficial or not. At least inform all your assessee about the scheme
and try to get covered under this scheme, because later on, if you not intimate your clients, they will definitely come and say, sir, why you not intimate us about the scheme, because this scheme is very good scheme. So I am saying you from my personal experience, at least put a mail, draft a mail and put the your client so that they come to know the scheme and teach them how this scheme is beneficial to them. So friend, now I can take, this is the disclaimer basically, whatever things I have discussed here, this is my personal opinion. There is nothing with my professional degree and my firm. And then this is my contact information. You can WhatsApp me or email me any doubt related to basically this, because I am working on this matter very closely. So आपका कोई भी doubt है, I am happy to take your doubt any point of time. So thank you, friend. Now I stop sharing my screen. सर Oh, पीपीटी number please काफी note लोग सर my. एक तो पीपीटी पूछ रहे थे कि पीपीटी कैसे मिल Okay. पाएगी। I will share PPT to Madhur ji, and he can mail to all the participants. नहीं सर, आप अपना नंबर ही दे देते हैं, चैट बॉक्स में आपका नंबर दे देता हूँ मैं ना। Okay. So आप friend, you can directly send me your email ID. चैट बॉक्स में सर नंबर देना एक बार। 98 18 911 609. मैंने चैट बॉक्स में नंबर डाल दिया है संगम सर का। So friends, सर those who- सर एक क्वेश्चन आया हुआ है आपके लिए चैट बॉक्स में, उसका प्लीज एक आंसर कर दीजिए। Sure. Due date of appeal file was 23 January to 2020, but appeal file on 3rd Feb 2020. Under delay condonation is eligible. No friend, this is not eligible because due date of filing appeal was 30th January. So in your case, on 31st January, your appeal due date is already passed. You have not filed the appeal. So in this case, you are not eligible to go under this scheme. Any other question, Sachin ji? जी सर, अगर कोई क्वेश्चन है तो वो अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो अपने आप को अनम्यूट करके जो है वो इस स्कीम पे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं संगम जी से। गुलशन सर, आपको आपका आंसर मिल गया? आप जैसे बाकी ऑडियंस को अनम्यूट कर दो, they can ask their question directly. तो कोई भी क्वेश्चन पूछ। Friends, आपको कोई भी क्वेश्चन है स्किप से, you can ask any kind of question. I am here to reply. Also, I will share the PPT with all of you. You all get my number. I will share PPT to mail also. And friends, we will upload this video on YouTube channel also, and the link of YouTube. We will also share the link of PPT also. So don't worry about the PPT part. मैंने सभी को नंबर दे दिया है सर का। Okay. I think I was on time or not delay. Yes, 5:20 only. थैंक यू संगम जी फॉर वंडरफुल सेशन। हमारे को पूरा का पूरा स्कीम के बारे में आपने काफी अच्छे से बताया, और ये काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है इनकम टैक्स की, जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव आया कि भाई आप जो है डिस्प्यूट से बच सकते हैं, विवाद से जो है आप विश्वास में अपना कायम करके जो है बेनिफिट उठा सकते हैं। तो एसएससी जो है उनके लिए काफी अच्छी स्कीम है ये। थैंक यू सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। Thank you, Madhur ji. I also express my sincere thanks to all the organizers and moderators of the session to give me opportunity to share this knowledge. Friends, I am always available to share knowledge at any platform. So, आपकी कोई भी query you can directly ask me. And again, thank you very much to all the organizers and all the participants. थैंक यू सर। Thank you. थैंक यू संगम जी, थैंक यू। ओके सर।